नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को सलाम। कैसे हैं आप सभी मित्रों? उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आइए, क्षेत्रफल में हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट कर दिया था। कुछ छोटी मोटी बातें त्रिभुज की शर्तों के ऊपर मैंने आपको बताई थी। आइए कुछ और बातें हम त्रिभुज पे कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फटाफट से जुड़ जाइए। वैसे भी क्षेत्रफल की वीडियो तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, क्रेज ही नहीं आ रहा है लोगों में, जबकि उन्हें मालूम नहीं है कि एसएससी, रेलवे और आपके जो राजस्थान पटवारी जो वर्तमान में भर्तियां हैं, इन सभी में क्षेत्रफल का चैप्टर आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट ये है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई। अगली बात क्या है, अगली चीज समझना। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज मैंने आपके सामने लिखा, ए, बी और सी। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ये तीन भुजाएं हो गई और ये इसके हो गए तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, अंतः कोण। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगला कंसेप्ट ये है, मैं लिख रहा हूं यहां आपके सामने, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा तथा सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। ये ट्रायंगल में त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच में रिलेशन को दर्शाता है। त्रिभुज में ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण है वो उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल आपके सामने लिया, मैंने कहा ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा 7 है और मैंने कहा ये वाली भुजा आपकी 9 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन भुजाओं के लिए त्रिभुज संभव है? तो सबसे बड़ी भुजा 9 है, शेष दोनों भुजाएं 7 और 5 है, दोनों का योग 12, 9 से बड़ा है, दोनों का अंतर 2, 9 से छोटा, यानी त्रिभुज पॉसिबल है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 9। अगर 9 सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण कौन सा है? सी। तो ये वाला एंगल इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। सबसे छोटी भुजा कौन है? 5, उसके सामने का कोण कौन है? ए, ये सबसे छोटा होगा। यानी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है सी, 9 के सामने, सबसे बड़ी भुजा के सामने। फिर उससे छोटा कौन होगा? 7 के सामने कौन है? बी। और सबसे छोटी भुजा 5 है, उसके सामने कौन है? कोण ये आपका सबसे छोटा कोण होगा। तो ये इस त्रिभुज के तीनों कोणों का रिलेशन आपस में आ गया भुजाओं के आधार पर। अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं मालूम हों और हम कहें कि हमें उनके एंगल्स के बारे में जानना हो, तो सबसे बड़ी की भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, पर जल्दी कीजिए। अब जस्ट इसका उल्टा भी आपको याद रखना है। अगला कंसेप्ट जस्ट इसका उल्टा।
यहां मैंने बताया था कि अगर हमें भुजाओं की माप मालूम हो तो भुजाओं की माप के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। अब जस्ट इसका उल्टा भी, अगर मान लो हमें त्रिभुज के कोण मालूम हो, किसी भी ट्रायंगल के हमें कोण मालूम हो, तो क्या हम उन कोणों के आधार पर बता सकते हैं कि उस त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी? क्या ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लो ये मैंने 60 डिग्री का कोण लिया, ये मैंने 40 डिग्री का कोण लिया और ये मैंने आपका जो है ये हमारा हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा होगा, तो जस्ट इसका उल्टा भी चलेगा। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। तो सबसे बड़ा कोण कौन है? 80। 80 के सामने कौन सी है? AB। तो AB इसकी सबसे बड़ी भुजा है। 80 से ठीक छोटा 60। 60 के सामने की भुजा AC, तो AB से छोटी AC है और सबसे छोटा कोण 40, उसके सामने की भुजा कौन है? BC। तो ये इसकी भुजाओं का क्रम हो गया। तो आप अपनी कॉपी में नोट बनाएं और जो मैं बोल रहा हूं उस नोट को लिखें। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे छोटी भुजा होती है। और उसके बाद आप इस चीज को लिख लीजिए, फटाफट कीजिए। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आपको और त्रिभुज के अंतर्गत क्या ध्यान रखनी है, आइएगा समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया A, B और C। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल आपका C है। मैं कहूं कि आपके इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं AB और AC आपस में बराबर हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हों। तो ध्यान रखना, त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं वो हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा पर बराबर कोण बनाती हैं। अगर मैं कहूं कि AB और AC आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर भुजाएं त्रिभुज की तीसरी भुजा पर ये जो एंगल बना रही हैं, जो कोण बना रही हैं, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यानी त्रिभुज में दो समान भुजाएं तीसरी भुजा पर समान कोण बनाती हैं। AB बराबर अगर AC हो तो हम कहेंगे कोण B बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण C होगा। ये आपका अगला कंसेप्ट है, आप इस चीज को नोट बना के अपनी कॉपी में लिखें। मैं फिर बोल रहा हूं, सुनिएगा। त्रिभुज में दो समान भुजाएं सदैव तीसरी भुजा पर समान कोण बनाती हैं। त्रिभुज में दो समान भुजाएं हमेशा तीसरी भुजा पर समान कोण बनाती हैं। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि त्रिभुज में अगर भुजाएं समान हैं, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में मैं कहूं ABC में AC और BC बराबर हैं, तो त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और आप चाहो तो ये चीज लिख सकते हो। अगला कंसेप्ट, इसका आपको रिवर्स भी याद रखना है, इसका रिवर्स भी याद रखना है। इसका रिवर्स क्या है समझना। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, मैं कहूँ इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, यानी इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजा, इस वाले कोण के सामने की भुजा ये वाली और इस वाले कोण के सामने की भुजा ये वाली। त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी AC
बराबर होगा BC के। ये बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये अगला नोट रहेगा आपका, नोट बना के कॉपी में लिखिए। त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी सदैव समान होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें त्रिभुज पढ़ना है, और जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का हमने वर्गीकरण कर रखा है। त्रिभुजों का हमने क्या कर रखा है? वर्गीकरण, कि त्रिभुज के टाइप कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण हमने दो टाइप से कर रखा है। एक तो हमने उसको बांट रखा है भुजाओं के आधार पर, और एक हमने उसको नाम दिया है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा हमें पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों के तीन नाम दे रखे हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके सब पे ऊपर बात करते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, तो नाम से ही पता चल रहा है समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर ये वाली साइड A है, ये भी A हो और ये भी A हो, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ये भी x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर हैं तो 3x बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो हम यूं भी कह सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, अभी मैं छोटी छोटी डिटेल बता रहा हूं, फिर बाद में मैं इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल बताऊंगा। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल लूं ABC और मैं कहूँ ये वाली साइड इसकी x है और ये वाली साइड भी इसकी x है, दो साइड अगर इसकी बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा हमने बात करी जिसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हों। जैसे ये आपकी A है, ये आपकी B है, ये आपकी C है। तो A, B और C, A इज नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों और तीनों कोण भी अलग अलग हो, अलग अलग माप के हों, कोण भी अलग अलग माप के हों। कोण A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। तो ऐसा त्रिभुज आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये था भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है? अभी सिर्फ आपको समझना है। मैं सबको एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा। अब अगर हम बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर हमने त्रिभुजों के नाम दे रखे हैं 1 2 3। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमने नाम दे रखा है समकोण त्रिभुज
और तीसरा हमने नाम दे रखा है अधिक कोण त्रिभुज। मैं हल्का सा बता देता हूं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगली बात, यहाँ एक छोटी सी चीज और आप ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में कभी भी दो कोण 90 डिग्री के या उससे अधिक के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अधिकतम एक कोण ही 90 डिग्री का हो सकता है, 90 से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन कभी भी दो कोण 90 डिग्री या उससे ज़्यादा के नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने दो कोण 90 डिग्री के कर दिए तो उन दोनों कोणों का योगफल ही 180 के बराबर आ गया, तो फिर त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? क्या 0 डिग्री होगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए ध्यान रखना, त्रिभुज में कभी भी दो कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते, ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा के हो सकते हैं। त्रिभुज में अधिकतम एक कोण ही 90 डिग्री का या उससे अधिक का हो सकता है। ठीक है, अब आइए जो मैंने कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताई उनके ऊपर मैं एक सिंपल सा, एक बहुत सीधा सा एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आया हुआ है। हमसे कहा है कि दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कोण C से बड़ा है। कोण B कोण C से बड़ा है। हमसे पूछा है निम्न में से सत्य कथन बताइए। देखो कितना सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से सत्य कथन बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी मैं रख रहा हूं। ऑप्शन है इस प्रकार से: B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। अब जैसे हम ये सवाल पढ़ रहे हैं तो आप चाहे इस सवाल को ज्योमेट्री मान लो, क्योंकि वहां भी हमें त्रिभुज पढ़ना है, वहां भी यही चीजें पढ़नी है, चाहे आप इसको आप क्षेत्रफल मान लो। और ये इसका आपको डायग्राम यहां दे रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है। A है यहाँ, ये B है, ये C है, ये आपको 60 डिग्री शो कर रखा है। ये दो एंगल आपको दिए हैं, ये भुजा C दी है, ये भुजा A दी है और ये भुजा B दी है। यानी हमें भुजाओं के बारे में रिलेशन बताना है। तो मैं ये डायग्राम थोड़ा सा आपके सामने यहाँ बना लेता हूँ। तो वो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना निहायती आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान उसी के लिए है जिसको कंसेप्ट मालूम है। ये C, ये A और ये B, ये आपको 60 डिग्री दिया है। आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ये अभी आपको समझाया। तो अगर मुझे इस त्रिभुज के तीनों कोण मालूम चल जाए तो मैं उन कोणों के आधार पर बता दूंगा कि जो है कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कब से छोटी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ इन दोनों का योगफल कितना बचेगा? बोलिए 120 डिग्री। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये दोनों 120 डिग्री के होने चाहिए। ये दोनों 120 के हो जाएंगे टोटल, ये 60 का टोटल 180 हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल मेरा 50 डिग्री है और ये वाला मेरा एंगल 70 डिग्री है। आप इसको 70 मान सकते हो, इसको 50 मान सकते हो, लेकिन सवाल में आपको उसने एक जानकारी दी है कि जो कोण B है वो कोण C से बड़ा होना चाहिए। तो कोण B को कोण C से बड़ा रखना है
तो इसे हमें बड़ा मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये 70 डिग्री है, ये मेरा 50 डिग्री है। हो गया 120, टोटल 180। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री, उसके सामने कौन है बी, ये सबसे बड़ी भुजा है। 70 से छोटा 60, 60 के सामने की भुजा ए, ये इससे छोटी है। सबसे छोटा कौन 50, उसके सामने की भुजा सी है। ये रिलेशन निकल के आ गया, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, यानी बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। कई लोग सोच रहे होंगे 70 50 ही क्यों, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी मान लो। इसको 61 मान लो, इसको 59 मान लो, अभी भी तो 120 है। इसको बड़ा क्यों मान रहा हूं, सवाल में कहा है कौन बी बड़ा है, कौन सी क्या है, छोटा है। तो अभी भी वही कहानी है। तो देखो कितना निहायती आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया हमारे, बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। आइए एक और हम कुछ और एक क्वेश्चन पे मेरी नज़र पड़ी है, जब मैंने क्वेश्चन सामने रख रखे हैं तो एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन के ऊपर भी जब मैं आया ही हूँ तो बात कर ही लेता हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं ज्योमेट्री में भी कराऊंगा आप लोगों को। ज्योमेट्री की वीडियो पढ़ी है, वहाँ मैंने करा भी रखे हैं, पर मैं चाहता हूँ एक जैसे क्वेश्चन आपके सामने 2 बार आ जाएं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमसे कहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में AB भुजा पर कोई बिंदु P है। AB भुजा पर कोई बिंदु क्या है, P है। हमसे ये कहा है कि यदि AC 8 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, हमसे कहा है AP 3 सेंटीमीटर है, तो पूछा है BP की लंबाई, BP की लंबाई निम्न में से कौन सी हो सकती है, निम्न में से कौन सी हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे ज्योमेट्री का बना लो, चाहे आप इस क्वेश्चन को एरिया क्षेत्रफल का बना लो। क्वेश्चन ट्राइंगल का है, कहीं भी आ सकता है किसी भी वे में। 13, 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 और 4। और इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार दो बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं यहीं बना देता हूँ, मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। A, B and C, this is 8, this is 15 and this is the point P and AP is 3। और हमें बताना है इस BP की माप इनमें से कौन सी होगी। आपको कल की क्लास में ही मैंने सिखाया था। मान लीजिए मैं इस BP का मान x मान लेता हूँ। मैंने कल ही आपको बताया था कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और अंतर तीसरी से कम होगा। तो सबसे बड़ी भुजा 15 है। अगर सबसे बड़ी भुजा 15 है, फिर 8 है, इसका हमें मालूम नहीं है, तो 2 भुजाओं का योग, यानी अगर मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 15 + 8 करूं, तो इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा 3 + x इस वाली भुजा से तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। और इन दोनों का अंतर इससे क्या होगा, पहले मैं अंतर लिख देता हूं। इन दोनों का अंतर तो छोटा होगा, 15 - 8 छोटा होगा 3 + x से, और इन दोनों का योगफल 15 + 8 ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, कल ही समझा था। 15 में से 8 गया तो आपका आया 7, 3 + x, 15 और 8 23, 3 + x इसके भी ग्रेटर देन है, इधर लेस देन है। अगर मैं 3 इस वाले समीकरण को देखूं तो आप तो एक बार ये मान के चला करो ये चिन्ह बराबर का है, तो ये 3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 7 में से 3 गए तो बचा 4x। ऐसे अगर हम 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू 4 से तो आएगी बड़ी और 20 से क्या आएगी, छोटी।
4 से बड़ी तो 4 नहीं हो सकती, 20 से छोटी, 20 से छोटी होगी तो 20 नहीं हो सकता, तो जब 20 से छोटी होगी तो 24 भी नहीं हो सकता, क्या होगा 13 होगा। और देख लीजिए 4 से बड़ा है तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 भी, 9 भी, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से 19 तक होगी। तो हमसे पूछा है कौन सी संभव है, 13। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, चीजों को नोट करो। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सीख। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटे मोटे कंसेप्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं प्यारे मित्रों, आइएगा समझिएगा। अगला कंसेप्ट क्या है, मैं पहले आपको समझा देता हूं, नोट की लैंग्वेज में बाद में लिखूंगा, या चलो मैं पहले लिख देता हूं। त्रिभुज में, त्रिभुज का परिमाप, ये त्रिभुज के परिमाप से रिलेटिव मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है, समझना। पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं लैंग्वेज या तो बोल दूंगा या लिखा दूंगा, क्योंकि टाइम लगता है। ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। मुझे बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप को हम पी से लिखते हैं, पैरामीटर। तो आप कहोगे परिमाप होगा सर तीनों भुजाओं का योगफल, ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा इस त्रिभुज का परिमाप। अच्छा मुझे बताइए, मैंने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में आपको क्या रिलेशन बताया है। मैंने बताया है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से अधिक होगा। तो मैं कहूं कि a प्लस बी जो है ये हमेशा c से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। क्या a प्लस बी इन दो भुजाओं का योग हमेशा c से बड़ा होगा, होगा ना, ये आप जानते हो। अगर मैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी p माइनस सी। क्या मैं ये a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दूं, बोलिए बोलिए, क्या मैं a प्लस बी की वैल्यू यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो a प्लस बी की वैल्यू मैंने रख दी p माइनस सी ग्रेटर देन c। ये माइनस का c उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस चिन्ह को आप बराबर ही मान के चला करो, ठीक है। उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2c हो जाएगा। मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो p बटा 2 ये लो। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c को मैं पहले लिख देता हूँ, और अगर मैं c को पहले लिख देता हूँ तो c लेस देन p बटा 2। यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है, उस परिमाप का आपने क्या कर रखा है, आधा। ये C जो है उस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की कोई एक भुजा है। तो आप देख रहे हो कि त्रिभुज की ये भुजा C उस त्रिभुज के परिमाप के आधे से क्या है, छोटी है। त्रिभुज के आधे से क्या है, छोटी है। तो कंसेप्ट यही है कि त्रिभुज में जो प्रत्येक भुजा है, आप C के लिए नहीं, कोई दूसरी भुजा के लिए भी आप बात कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान देना। हम जानते हैं b प्लस सी भी a से बड़ा होगा, b प्लस सी भी a से क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। यहां से b प्लस सी का मान निकालो, क्या आएगा, p माइनस a। तो मैं b प्लस सी की जगह p माइनस a रख सकता हूं, ग्रेटर देन a, p ग्रेटर देन 2a। तो यहां से a लेस देन p बटा 2 आ गया। तो यहां देख लो, त्रिभुज की भुजा a परिमाप के आधे से क्या है, छोटी आ रही है। जिधर मुंह रहता है, जिधर पूंछ है उधर छोटा, जिधर मुंह फाड़ के बैठा है बड़ा। a छोटा है, p बटा 2 बड़ा है। यानी त्रिभुज की भुजा त्रिभुज के परिमाप के आधे से छोटी होती है। c के लिए भी बता दिया, a के लिए भी बता दिया, आप चाहो तो मैं b के लिए भी बता सकता हूं। आइए देखिए, क्या इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इनको नहीं लिया, क्या इन दोनों भुजाओं का योगफल
ए प्लस सी बड़ा होगा बी से, आप कहोगे बिल्कुल। ए प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस बी, पी माइनस बी, बी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2b, तो b लेस देन आ गया p/2, ये देख लो। तो यहां से एक परिणाम निकल के आया कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा त्रिभुज के परिमाप के आधे, और मेरे प्यारे दोस्तों परिमाप के आधे को क्या मैं अर्ध परिमाप लिख सकता हूं, बोलो। अर्ध परिमाप बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी हो, हिंदी भाषा तो समझते होंगे। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा त्रिभुज के परिमाप के आधे से छोटी होती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा त्रिभुज के परिमाप के आधे से छोटी होती है। ये हमारा कंसेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, काम आएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके परिमाप के आधे यानी अर्ध परिमाप से क्या होती है, छोटी होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो चीज़ों का, जिससे हम आगे बढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी कीजिए। नोट करो जल्दी से चीज़ों को। ध्यान रखना, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा त्रिभुज के परिमाप के आधे यानी अर्ध परिमाप से क्या होती है, छोटी होती है। आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट आप इसी पे समझना, मैं इसको हटा रहा हूं। अगला नोट क्या है, फिर बोल रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, आप इसके ऊपर लिख दो इंपॉर्टेंट, कि त्रिभुज में कोई सी भी भुजा हो प्रत्येक भुजा परिमाप के आधे से छोटी होगी। आगे देखते हैं, आगे मैं क्या नोट आपको लिखाना चाहता हूं, समझना। ये त्रिभुज है, तीनों साइड है, ये इसका परिमाप है। आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट मैंने बताया कि a प्लस बी बड़ा होगा किससे, सी से। a प्लस बी जो है दो भुजाओं का योगफल, तीसरी भुजा सी से बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे यहाँ से c का मान निकाल कर बताओ, c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो आप कहोगे यहाँ से c की वैल्यू आएगी p माइनस a प्लस बी। a प्लस बी को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। ये c की वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख रहा हूँ, a प्लस बी ग्रेटर देन, c की जगह रख दिया मैंने p माइनस a प्लस बी। माइनस a प्लस बी इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब इधर आके प्लस का हो जाएगा तो a और a हो जाएगा आपका 2a, b और b हो जाएगा आपका 2b ग्रेटर देन p। मैं क्या दो कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैंने दो कॉमन ले लिया तो a प्लस बी ग्रेटर देन p, दो को उधर भेज देता हूँ मैं, तो a प्लस बी ग्रेटर देन p/2। यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आ गया। अभी मैंने बताया था त्रिभुज की प्रत्येक भुजा परिमाप के आधे से अर्ध परिमाप से छोटी होगी, लेकिन इस बार दो भुजाओं का योग आया, दो भुजाओं का योग आया त्रिभुज की, और दो भुजाओं का योग बड़ा आ रहा है परिमाप के आधे से। दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के योग की तरफ मुंह फाड़ के बैठा है, यानी दो भुजाओं का योग बड़ा है किससे, परिमाप के आधे से। तो ये अगला हमारा कंसेप्ट है, मैं लिख देता हूं। त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज के अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, त्रिभुज के अर्ध परिमाप से अधिक होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग
त्रिभुज के अर्ध परिमाप से अधिक होता है। और उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रूफ भी आपको इन चीजों का मैं दे रहा हूं। नोट कीजिए जल्दी सीख। त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज के अर्ध परिमाप से क्या होता है? अधिक होता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़े आगे, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है समझना। अगला कंसेप्ट मैं पहले लिख देता हूं। अगला कंसेप्ट है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा परिमाप के 1/3 भाग के बराबर या परिमाप के 1/3 भाग के बराबर या उससे छोटी होती है। उससे छोटी होती है। इस बार मैंने त्रिभुज की प्रत्येक भुजा नहीं बोली है, इस बार मैंने त्रिभुज की बोली है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा उसके परिमाप के 1/3 भाग के बराबर भी हो सकती है या फिर उससे हमेशा छोटी होगी। अब इसका अगर प्रूफ आपको चाहिए तो मैं त्रिभुज बना बना के अलग अलग माप के आपको समझाऊंगा, वैसे आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, मैंने कहा ये वाली साइड 7 है, ये वाली साइड 5 है और मैंने कहा ये वाली साइड 9 है। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? कंफर्म कर लो। सबसे लार्जेस्ट 9, बाकी 2 ये, दोनों का योग 12, बड़ा है 9 से, अंतर 2, छोटा है 9 से। और कोई मुझे बताएगा ये त्रिभुज कैसा है? आप कहोगे सर दिस इज स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, अलग अलग माप की हैं। अब मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा? P। आप कहोगे तीनों को जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 9 आपका कितना हो गया? 21। परिमाप 21 हो गया। मुझे बताइए परिमाप का 1/3 भाग क्या होगा? 21 में 3 का भाग लगाओ। परिमाप का 1/3 भाग क्या है? 7। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है? बोलो 5। तो बताओ क्या 5 7 से छोटा है? क्या त्रिभुज की ये सबसे छोटी भुजा ये है? क्या परिमाप के 1/3 यानी 7 से छोटी है कि नहीं? बोलो है ना? बिल्कुल है साहब। आगे बात करते हैं। बोले जरूरी है क्या ट्रायंगल विषम बाहु ही हो? त्रिभुज तो समद्वि बाहु भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, समद्वि बाहु हो सकता है जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर हों। एक समद्वि बाहु त्रिभुज बना के देख लेते हैं। मैंने मान लिया ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड मैंने मान लो 8 मान ली। ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नोट कर लो। 14 बड़ा है, अंतर 0 छोटा है 8 से, पॉसिबल है। परिमाप निकालो इसका। आप कहोगे 7 और 7 14, 14 और 8 22। परिमाप का 1/3 निकालो, 22 में 3 का भाग लगाओ, 3 7 21, 3 3 9, 3 7 21, 1 बच गया, 3 3 9, 7.3 आ रहा है लगभग। तो परिमाप का 1/3 आ रहा है 7.3। सबसे छोटी भुजा 7, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, बात तो एक ही है, दोनों बराबर है। तो सबसे छोटी भुजा परिमाप के 1/3 से छोटी आई
यानी विषम बाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत तो सबसे छोटी भुजा उस त्रिभुज के परिमाप के 1/3 से छोटी होगी। लेकिन मैंने तो ये लिखा है बराबर भी हो सकती है। दोस्तों बराबर किस में होती है? समबाहु में, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लो ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। इसमें बराबर होगी 1/3 में। बोलिए परिमाप क्या होगा? तीनों का योग 24, परिमाप का 1/3 क्या होगा? बोलो 8। तो अब परिमाप का 1/3 भाग उस त्रिभुज की सबसे छोटी कह लो, सबसे बड़ी कह लो, बात तो बराबर है, तीनों बराबर है। तो बताओ 1/3 भाग के बराबर आई ना प्रत्येक भुजा। अब उसे आप छोटी कह लो चाहे बड़ी कह लो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर कह रहा हूं त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा परिमाप के 1/3 भाग के बराबर या उससे छोटी होगी। तो ये छोटी मोटी बातें मैंने बताई, आप एक बार चीजों को नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? अब देखो मैंने आज की क्लास में तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। फिर इसका जस्ट रिवर्स पढ़ा। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। फिर मैंने पढ़ाया कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। जस्ट इसका उल्टा बताया, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। बराबर कोण है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। फिर मैंने बताया त्रिभुजों का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया है, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल और विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजाएं बराबर हों और उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हों। विषम बाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों और तीनों कोणों की माप भी अलग अलग हो। फिर कोणों के आधार पर मैंने बताया न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का हो। फिर बताया त्रिभुज में कभी भी कोई भी 2 कोण 90 डिग्री के या उससे ज़्यादा के नहीं हो सकते। फिर बताया त्रिभुज में जो प्रत्येक भुजा है, चाहे वो सबसे बड़ी हो, चाहे सबसे छोटी हो, चाहे बीच वाली हो, प्रत्येक भुजा उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप के आधे से क्या होती है? छोटी होती है। फिर बताया कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा अर्ध परिमाप से अधिक होता है। फिर बताया कि त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा होती है वो उसके परिमाप के 1/3 भाग के बराबर या उससे छोटी होगी। 1/3 के परिमाप के 1/3 भाग के बराबर या उससे छोटी होगी। कौन सी भुजा? सबसे छोटी भुजा। अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि वो हमें किसी त्रिभुज का परिमाप देगा, सिर्फ परिमाप देगा कि एक त्रिभुज है उसका परिमाप इतना है। अब हमसे कहेगा कि उस परिमाप के लिए बताओ कितने त्रिभुज संभव होंगे। यानी मैं कह दूं, यानी मैं आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दे दूं। मैं कह दूं त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योग 20 है, मतलब उसका परिमाप 20 है। तो बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज संभव होंगे जिनका परिमाप 20 आए और वो त्रिभुज पॉसिबल भी हो। जो मैंने अभी ये शर्तें बताई हैं ये उन पर लागू भी हो जाए। अब बन जाएंगे, काफी सारे बनेंगे। उनमें कुछ क्या कहते हैं समबाहु होंगे, उनमें कुछ समद्विबाहु होंगे, उनमें कुछ विषमबाहु होंगे। पूछ ले कितने समबाहु हैं, कितने समद्विबाहु हैं, कितने विषमबाहु हैं। ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है
कि पूछो मत। और इसको मैं इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। क्योंकि इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए शायद मैं आपकी कल 1.5 घंटे की क्लास लूँ, 1.5 घंटे में भी शायद ये ना ख़त्म हो पाए। अभी मैं शुरू करूं तो फिर 1.5 घंटे ये और लगभग 50 मिनट की ये वीडियो हो गई होगी, तो आप बोर भी हो जाओगे इतना। इसको समझने के लिए आज की क्लास में मैंने ये जो भी नोट आपको लिखा है, ये नोट आपको कल याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप मैं पढ़ाते समय आप मेरी वीडियो देखो तो आप अपनी कॉपी खोल खोल के बार बार उन चीज़ों को पढ़ने लगो ना। ये नोट्स आपको सारे आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातें बताई लेकिन बहुत काम की हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने बड़े विश्वास के साथ आपको चीज़ें पढ़ाई, प्रूफ भी दिया, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो जब वीडियो चालू हो। और आप लोगों से निवेदन है कि क्षेत्रफल जैसे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मात्र कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, कभी कभी तो 2-2 लोग ही रह जाते हैं वीडियो देखते समय। क्या है यार, कैसे विद्यार्थी हो आप? सवाई माधोपुर की बेस्ट कोचिंग के विद्यार्थी ऐसे नहीं हो सकते। जबकि ऑफलाइन क्लासेस चलती, लॉकडाउन नहीं होता, तो इसी ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ 500 से 600 बच्चा 2 बैचों में चलता है, 500 से 600 बच्चा बैठ के पढ़ता। आखिर वो स्टूडेंट कहाँ गया? क्या उसको पढ़ना नहीं है क्या? और बैच बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, दोनों बैच ख़त्म होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ लास्ट में वही बच्चा रुकता है हमारे यहाँ जो पढ़ने वाला होता है, लेकिन वो सभी गायब है। अरे सूचना दो यार, अपने दोस्तों को कहो भैया अगर लॉकडाउन बढ़ा दिया, देखो 4था लॉकडाउन आ गया, बढ़ गया, कोचिंग नहीं खुलने वाली है मेरे अंदाज से। जहाँ तक है जुलाई, या अगर और कुछ ज़्यादा अगर माहौल ख़राब हो गया तो सितंबर से पहले कोचिंगें नहीं खुलेंगी। अब कोचिंगें नहीं खुलेंगी तो मैं तो यूट्यूब पे पूरा कोर्स करा दूंगा, ऑफलाइन में नहीं पढ़ाऊंगा फिर आपको। आई ना बात समझ में? तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर लॉकडाउन इतना लंबा चला, उसके बाद अगर लॉकडाउन खुला, तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन के 1 महीने बाद ही अगर एग्ज़ाम करा दिया गवर्नमेंट ने, तो आपने अपने 3-4 महीने ये ख़त्म करे और 1 महीने में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हज़ारों नहीं लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे अगर आप अभी घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आगे आपकी मर्जी है। एक अध्यापक होने के नाते हमारा काम आपको मोटिवेट करना, समझाना है। आगे आपकी मर्जी है। इतनी भीड़ है, इस भीड़ में अपने आप को साबित करना है, तो औरों से बेहतर बनना होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।